ये है हमारे लिए लाया है? बोले हाँ आप लोगों के लिए, सबके लिए लाया है। बोले ठीक है। तो उसने ऐसा हाथ डाला, जितने हाथ में बैठते मुंह में, दूसरा हाथ डाला, फिर ये हाथ डाला और चला। उतने में बलवंती देखता है, वो भी आके वैसे ही, बाकी लोग आने तक तो सब खत्म। तो बोले सब हमारा बीके सिंह वगैरह है, वो थोड़ा शाई टाइप है, थोड़ा एकदम ऐसा थोड़ा झिझकता है, मैं ऐसा कैसे करूँ ना ऐसा टाइप्स। तो वो थोड़ा देखते देखते वो थोड़ा बोलता है इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। बोला चाशनी बचा है। तू चाशनी बचा है? बोला हाँ मैं थोड़ी चाशनी पीऊंगा। तो उतने में ये फिर से आके वो चाशनी भी पी के चले गए। स्ट्रीट लाइट पोल में घुसा दिया गाड़ी। कुछ लोगों ने, क्योंकि नींद आया, नींद आते नाते ठोक दिया, है ना। कुछ लोगों ने समझ में नहीं आया और वो समंदर का वो क्रिक रहता है ना, क्रिक के अंदर उतार दिया, क्रेन से निकालना पड़ा, ऑल दैट। सो वो सब। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रवि प्रताप चौहान और स्वागत है आपका हमारे इस पहले एपिसोड में पॉडकास्ट के। जो हम ये पॉडकास्ट शुरू करने का जो मेन मकसद ये था कि RGSS, जिसको हम रिलायंस ग्लोबल सपोर्ट सर्विसेज अर्स्टवाइल, अभी रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी हो गया है, को 25 साल हो गए हैं। और दिस इज़ द राइट ओकेजन टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट। एंड जितने भी हमारे अभी तक बैचेस निकले हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने रिलायंस में किए हैं, उनकी जो लर्निंग रिलायंस में की है, और रिलायंस से निकल के अभी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अच्छी पोजीशंस पे हेड कर रहे हैं, तो बेसिकली उनके एक्सपीरियंस जानना, हाउ दे लैंड अप इन द RGSS एंड हाउ दे आर डूइंग इन देयर फील्ड राइट नाउ, एंड क्या उनसे ये जानना कि अभी तक उनकी लर्निंग कैसी, ताकि हम उनसे कुछ नई चीज़ें सीख सके और आप तक पहुंचा सके, ताकि आप भी जब अपने नए फील्ड में, जब नई ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, तो आप भी उन एनेक्डोट से और उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख के अपनी लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट कर सकें। तो आज का जो एपिसोड है, पहला एपिसोड है, और आई एम वेरी प्राउड टू हैव OP सर, ओम प्रकाश सिंगारे सर विद अस। ही इज़ फ्रॉम फर्स्ट बैच ऑफ RGSS, और मुझे बहुत गर्व है कि मैं पहला पॉडकास्ट RGSS के पहले बैच से शुरू कर रहा हूं। तो सर स्वागत है हम आपके इस पॉडकास्ट में। गुड, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमारा पॉडकास्ट शुरू करने का मकसद क्या है, तो शुरू करते हैं सर आपकी जर्नी से, कि फर्स्ट एक छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन के कैसे आपने रिलायंस में शुरू किया। उससे पहले छोटा सा एक बैकग्राउंड कि आप फ्रॉम वेयर यू हेल्स फ्रॉम, एंड कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप RGSS में आए, एंड हाउ द थिंग्स स्टार्टेड in the RGSS. What was your dream first? Okay, good. So first of all, I would like to thank you for taking this initiative for creating podcast, and through that podcast, you wanted to again, definitely you're going to give a lot of encouragements to the new generation which is coming out of from this RGSS batches. So all the best to you. Thank you, sir. To begin with my journey, so basically I'm from Maharashtra, a small town, and then from there I moved to a headquarters sort of place where I did my graduation. During graduation I did my NCC, and that is the turning point actually, because I did RDC as well. So ये रिलायंस का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने जो शुरू किया, वो उसका हिस्ट्री ऐसा था कि आपको थोड़ा सा रोकूंगा सर। तो आपने जैसे आपने मेंशन किया कि NCC से आपका जो टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ, तो आपके मन में पहले से था कि आपने रिलायंस ज्वाइन करना है, पहले से पता था रिलायंस के बारे में? तो थोड़ा सा आप नॉट एट ऑल, आपको दैट मींस ये जो कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का, ये कॉन्सेप्ट था ही नहीं। ओके, ये RGSS जो बना या जो भी इनिशिएटिव रिलायंस ने लिया, उसके बाद में ये कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया। उसके पहले तो हमारे ड्रीम्स ऐसे थे कि यूनिफॉर्म सर्विसेज में जाना है, एंड दैट टू आर्मी, नॉट एनी अदर आर्म्स ऑफ एनी डिफेंस सर्विसेज, एक्चुअली आर्मी में ही जाना है। ओके, सो वो एम था, एंड उसके लिए SSB ट्राई करते रहे, and you know that like there are I think more than 90% people are there in RGSS. They have not fulfilled their dreams becoming a army officer, and that's where they came back to Reliance now, and they are serving for Reliance and many other corporates in overall across India basically, and even outside of India. So वो ड्रीम तो फुलफिल नहीं हुआ, बट देन साथ में क्या हुआ कि जब जैसे ही एक हमारा NCC बटालियन का हेडक्वार्टर से
we got a call, a notice, and then they said there is some requirement, and whether if you are willing or if you want to try, just try it. This is a option for you. Right. एंड हमने देखा कि उसमें रिलायंस का एडवर्टाइजमेंट है एंड इसमें लिखा है कि यू विल गेट 12,000 रुपीज सैलरी पर मंथ. सैलरी कब की बात है? ये 98 की बात है. 98 करेक्ट. 98 मींस 12,000. Yeah, it was a big amount actually. And हुआ यूँ कि अब तो बाकी स्टेट में क्या हुआ था, थोड़ा सा अलग तरीके से हुआ था. उसमें एक एडवर्टाइजमेंट पेपर में आया था, देन लोगों ने उसमें अप्लाई कर दिया, वो एप्लीकेशंस वहाँ पे पहुँचे. बट फॉर महाराष्ट्र इट केम फ्रॉम महाराष्ट्र हेडक्वार्टर to battalions, and then they chose RDC cadets, and they communicated to all these RDC cadets for about this opening actually. Right. That is how we came to know. अब ऐसा हुआ कि जब ये एडवर्टाइजमेंट आया था एक समय, मेरे ख्याल से 97 में एडवर्टाइजमेंट आया था. ओके. एंड देन उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस या उनका स्क्रूटनी है उसको काफ़ी टाइम लिया था उन्होंने. ऐसा बोलते हैं कि सर जो सिलेक्शन प्रोसेस है आरजीएसएस का वो बहुत ही स्ट्रिंजेंट है, बहुत इक्विवेलेंट टू एसएसबी बोलते हैं. ओके या सो एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स एक्चुअली. दे जॉइंड आरजीएसएस, they left RGSS because they got into OTA or SSB IMA, through SSB IMA, and when they completed the training they gave a feedback. Because of the Reliance the training academy, the way they are training there, we are very easily we could able to do, and that was a very easy task for us to complete. Right. Actually, so that was another thing. But again, so और एक है इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट बैच का क्या था. सिंस इट वाज अ फर्स्ट बैच, एवरीथिंग वाज नॉट सेट, सो एवरीवन वाज ट्राइंग. सो व्हाट हैपेंड, they wanted to have all these people attend physical, then written tests, then screening, then these group discussions and final interviews and all that. So that was the setup. So where to do? Then they chose a place in Maharashtra, Amravati. It's a district place basically. Okay. There is a Hanuman Vyamshala. It's a huge Vyamshala, and they set up that entire selection process for the first batch there. It was somewhere in February 2018. Okay. 2098, sorry. 2098, and we all 1998. went. 1998, sorry. Okay. Sorry, 1998. Right. So we went, we all went there, and total somewhere around 12,000 applications were there. So cadets came there actually. 12,000 applications. 12,000. Huge. Yeah, and then they set up that process for many days basically, because each day they used to call 2 states together and conduct the physical tests. So for first batch, first selection criteria was physical test. Physical, okay. Whereas if you see other batches, it's not a physical test first. It was first the mental aptitude test. Correct. So there is a huge gap in that. I mean a difference is that actually, not a gap, a difference. So physical test, whoever is completing that physical test and they are passing into it, they are going for written test. Right. So that is there is a reason for. I mean that is why if you see in our batch there are maximum sportsmen. Right. There are so many who has participated in nationals, state levels or some other levels in different games, and they are part of this. Right. Plus RDC, maximum are RDC cadets. Maximum are RDC cadets. From 90, I think 94, 5, 6, these 3 to 4 year whoever has done. Yeah. So all are part of that actually. So I mean मैंने 95 में किया था, तो मेरे साथ वाले 3-4 हैं. तो हमने वहाँ पे कभी मिले नहीं, बट यहाँ पे आके मिला. अच्छा तुम भी 95 में था, ओके, like that. So that was the selection process, and then next day then there was screening and final interviews and all that happened, which was again a very like we can say tough selection, and very fair selection process was there. First time everybody was trying, even Reliance, whoever was
involved in that, they were also trying. Them also is a yeah, first it was time first time था for कि everybody. कैसे करना है करके. For us again, it was first time. So February they conducted the tests, and they, I think, circulated this appointment letters or the communication in somewhere August. Oh. So that was a huge gap 7 actually. months gap. Correct. Almost. So, but before joining Reliance, I was working with Jet Airways. Okay. And Jet Airways में क्या था कि उनका भी same concept वो लेकर आए थे. Okay. I still remember that Major Balram Sharma was a head of security. Okay. And he came to battalion headquarter and हमें मैसेज आता है कि आप लोगों को उधर बुलाया है. तो हमने बोला सी सर्टिफिकेट वाले खास करके, मेरा सी सर्टिफिकेट हुआ भी नहीं था, बट मैं आरडीसी कैडेट था इसलिए मुझे फिर वहाँ पे मुझे कंसिडर किया. एंड वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस हमें पता ही नहीं, मैं पहली बार लाइक मीन्स कॉलेज भी अभी ख़त्म नहीं हुआ एंड वो ये सब प्रोसेस चल रहा है. तो जाके बैठ के वो इंटरव्यू हुआ एंड समहाउ आई गॉट थ्रू एंड आई स्टार्टेड वर्किंग विद जेट एयरवेज. एंड मीन टाइम रिलायंस का ये रिक्वायरमेंट आ गया. सो yeah, I still remember we were called in Mumbai, Dadar. There is a hotel, Pritam. I think Pritam is the name of that hotel, and we all assembled there on 13th August 1998. Yes, 1998, and from there almost then we 25 all years, huh? yeah, we all traveled. So out of 12,000 we were selected 28. Out of 12,000 only 28 were 28 were selected. ये तो IIT के equivalent हो गया कि जो लोग IIT में जाते हैं उसी के बराबर ही selection criteria है. It was really tough actually. Right. Really tough. Means 800 meters, then 400 meter shuttle, then 800 meter, 100 meter, then the chin-ups, then the high jump. push-ups and high jumps and all that was there. And looking at the all people, you know that like many of them, they are still fit. I worked with them, like Balwant sir hain, he still do cycling. Yes, yeah, he goes like 200, 300, 500 kilometers cycling. वो अभी लॉकडाउन हुआ था पीछे जब 2020 में, तो वो अपनी साइकिल से ऑफिस आते थे. अप्रोक्स कितना, अप्रोक्स 40 किलोमीटर होता था उनका वन साइड. So फिटनेस फ्रिक है वो बैच, और उसका रीजन ये है कि उनका सिलेक्शन पहले फिजिकल के बेसिस पे हुआ, देन रिटर्न एंड अदर थिंग हैपेंड एक्चुअली. तो सर ये तो थैंक यू, आपने इतना ब्रीफली जो बताया है. तो स्टार्ट विद योर ट्रेनिंग. कैसा आपका ट्रेनिंग था? कैसे ट्रेनिंग शुरू हुआ और क्या क्या ट्रेनिंग में जो एक्टिविटी आपने की, और एंड कुछ आपकी जो यादें ट्रेनिंग के साथ जुड़ी हो, क्योंकि 25 साल आपके बैच को हो गए हैं और आपने रिसेंटली अभी ये जो 25 बैच की जो सेरेमनी आप लोगों ने भी सुनील सर ने पूरा एक कोलेट करके किया है. तो विल गो बैक इन योर मेमोरीज टू टेक डाउन सम एनेक्डोट्स ऑफ योर मेमोरीज कि कैसी ट्रेनिंग थी, क्या क्या मस्तियां की ट्रेनिंग में. Good. Thanks. First of all, thanks to Sunil for conducting that 25 years celebration event for all of us actually, and creating this book for all of us as a memory. वो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, बिकॉज उसमें पन्नू साहब भी आए थे एंड बंसीलाल भारद्वाज एंड मेनी बैचेस पीपल केम देयर एंड दे मेट एंड दे lived those memories and shared their experiences with us, and they heard us again. So it was a very exciting, like means we lived that 25 years back wala day when we joined, and all of them were together. So that was again like means these memories na, we can't forget this. These are unforgettable memories basically, no? So I'll just mention you here one thing कि जो पॉडकास्ट शुरू करने का जो मेरा मेन मकसद भी एक ये है कि आपने देखा कि जब हम लोग गेट टुगेदर में जाते हैं वी हियर लॉट ऑफ स्टोरीज फ्रॉम डिफरेंट बैच. सबकी अपनी स्टोरीज करेक्ट. अभी आगे सब लोग निकल जाएंगे, सब अपनी लाइफ में मूव हो जाएंगे, तो देयर इज नो स्टोरीज, कोई है नहीं स्टोरी टेलर. सो दैट्स वी कैन रिकॉर्ड इट एंड keep it somewhere the people can refer those things and learn those memories. Okay, good. So you can, definitely see, I can you can see from my face like how excited I am and happy I am. So क्या होता है ना, like ये 28 थे हम, बट ये सब अलग अलग स्टेट से, अलग अलग जगह से, अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं.
बट इनका एक ही मेन जो कल्चर या बैकबोन वाज लाइक एनसीसी, दे बिलोंग्स टू एनसीसी कम्युनिटी बेसिकली ना, सो एक सेम कम्युनिटी से सारे हैं. एंड डिसिप्लिन कूट कूट के भरा, बिकॉज मैक्सिमम आर आरडी कैडेट्स, तो और स्पोर्ट्स वाले हैं सारे, तो वो था. एंड इसमें ऐसा कोई नहीं था कि जिसको कुछ बोल दिया तो वो ना बोले. राइट. एक मीन्स खासियत है इस हमारे बैच की स्पेशली, कि आप कुछ भी बोल दो कभी ना नहीं बोलेगा. कोशिश करेगा, भले ही फेल हो जाए, बट वो कुछ ना कुछ मीन्स कैसे ना कैसे वो आपको रिजल्ट ला के दे देगा. दैट्स इट. सो दैट वाज द फोकस. एंड वैसे ही था सबका. आप इनको अभी क्या बता था, देखो हम पहला दिन है, हम ज्वाइन किया, उसके बाद में हमारा वो फॉर्मेलिटी हो गया, उसके बाद में कुछ सम रीज़न एंड दैट पनिशमेंट स्टार्टेड. तो बोले चलो 100 पुशअप्स मारने हैं रोड पे, सबको लाइन पे. हम हमारे लिए पहली बार था ऐसा कुछ पनिशमेंट, बट एनसीसी में काफी बार हुआ था, बट अगेन ये माहौल इसमें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. राइट. उसका रीजन ये था कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर थे वो IMA का रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर है. ओके. एंड जो ट्रेनर थे ही वाज आल्सो फ्रॉम IMA. सो कैप्टन राजेश जी के उनका नाम था. ओके. एंड जो इंस्ट्रक्टर थे वो सूबेदार मेजर और सूबेदार थे शायद BL राय. सो ये 2 लोग थे. तो इन्होंने शुरू कर दिया हमें रोड पे, बस बोले लाइन अप, हैंड्स डाउन, शुरू. तो हमने 50 डिप्स मारा, 50 का पनिशमेंट दिया था, तो हमने 50 मारा ना. बोलते 50 इज अ 0. अच्छा. सो व्हेनेवर यू आर डूइंग हियर आफ्टर दिस पनिशमेंट एंड से पुशअप्स है, तो 50 तो 0 है, 50 आपको मारने ही मारने हैं, उसके बाद में काउंट शुरू होगा. हमने बोला अच्छा ये पहली बार सुना इस तरह से. एंड देन दैट वे स्टार्टेड. सो आई विल टेल यू वन एग्जांपल. लाइक हमारा जो कंडीशनिंग जो हुआ, जो इंड्योरेंस हमारा जो बिल्ड हुआ, हमने एक बार 450 कुछ डिप्स मारे थे. 450 डिप्स मारे थे एक टीम ने, और दूसरी वाली टीम थी उन्होंने पुशअप्स मारे थे. Okay. उतने. सो एंड फिर भी सब खड़े थे एकदम चुपचाप, और भी मारने के लिए बोलते थे और भी मारते, ऐसा टाइप था. मजबूरी थी पहली बात तो मारने की. नहीं इतना इंडोरेंस उतना बढ़ गया था एक्चुअली, कि जिस तरह से ट्रेनिंग हुआ वो फिजिकल बहुत था उसमें. सुबह 5:30 बजे से आपका फॉल इन होता है, फॉल इन के लिए विसल बजता है, 6 बजे आपका शुरू होता है पीटी के बाद में. पीटी में भी बहुत सारे ये जो एक आई वांट टू मेंशन नेम कर्नल MP चौधरी. ओके. उनका एक टीम आता था. Colonel MP Chaudhary is a person, means he used to say that he has given first Black Cat Commando to army. Oh. And वो बंदा कोई हर जगह से डैमेज है पूरा बॉडी उनका. अच्छा. ये उनका हाथ सीधा नहीं होता है, पैर सीधा नहीं होता है, गर्दन सीधा नहीं होता है, पूरा सब डैमेज है, स्टिच किया हुआ है. इतना मीन्स वो ऐसा बंदा है, ओल्ड मैन बट सच ए एनर्जी. वो खड़ा रहता था तो मीन्स हम लोगों को ऐसा लगता था कि उन्होंने हमें जान फूंक दिया ऐसा टाइप्स. तो एकदम फुल जोश में. एंड उनके कुछ बंदे आते थे और वो जिस तरह से ट्रेनिंग लेते थे, एक नाइकन बोल के एक हमारा कराटे मास्टर होते थे. ही वाज आई थिंक 10 दान और समथिंग. उसका टीम आता था, वो सारे ब्लैक बेल्ट, और उनके साथ में हमें भिड़ा देते थे. एक टाइम था हम शुरू में तो हम मार भी खाते थे, एंड देन वो सब हुआ, बट लास्ट में वो हमसे पिटते थे. तो उसके बाद में उन्होंने बंद कर दिया उनको, बोले यू नाक कटा दिया हमारा, तुम लोग नहीं आओगे इधर अभी, इनके साथ नहीं लड़ोगे, ऐसा टाइप. सो दैट वाज द कंडीशनिंग एक्चुअली. वो कहाँ एक 0 से स्टार्ट हुए एंड वी रीच्ड अ वेरी हाई इंड्योरेंस लेवल. बेसिकली ब्रेकिंग योर फिजिकल एंड मेंटल ब्लॉकेज एंड enhancing your mental and physical capabilities. Correct. And I will not believe वो जो वाटर टैंक बिल्डिंग था, WTC जिसको हम WTC बोलते हैं, फर्स्ट टाइम अभी उस दिन पन्नू साहब जब आए थे 25th ईयर सेलिब्रेशन वाला इवेंट में, तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि हमने जगह मांगा और हमें जगह दिया टावर पे, वो 26 फ्लोर पे, और वहाँ पे बोले कि उधर आप अपना सेटअप करो. 25, 26 ऐसे 2 फ्लोर दे दिए. जाके देखा ऊपर चढ़ते चढ़ते हमारा हालत खराब हो गया. एंड वो बोले वहाँ पे देखा सब ऐसा ओपन है, एंड उसमें बोले आप इधर सेटअप करो.
बट हमने कर दिया, बट हमारे लिए वो रोज का है। करेक्ट। सो पहली बार जब हमने देखा, पहले दिन तो हम लोग ठीक है 25-26 फ्लोर्स इज ओके फॉर अस, बट देन तो रोज आना जाना है, दिन में 4 बार कम से कम ऊपर ऊपर नीचे करना है। सो बट अगेन वी स्टार्टेड एंजॉइंग दैट एक्चुअली, बिकॉज हमारे में वो एक वो जोश वो था कि यस वी आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ प्रोसेसिंग एक्चुअली ना, पूरा कंप्लीटली वो शेप दिया जा रहा था एक्चुअली, हमारा करियर को बोलो या हमारे पर्सनालिटी को, बिहेवियर्स को, हर चीज़ को तराशा जा रहा था वहाँ पे एक्चुअली। सो इट वाज अ रियली अमेजिंग जर्नी दैट ट्रेनिंग इज लाइक, लॉट ऑफ बॉन्डिंग हैपेंड इन दैट। अभी भी ऐसा लगता है कि कोई भी मीन्स किसी भी सिचुएशन में, अगर डिफिकल्ट सिचुएशन में हम हैं, किसी को फ़ोन किया तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आएगा और तुम्हारी हेल्प करेगा, इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसमें। बॉन्डिंग से सर मेरे को याद आया कि आपने एक बार, याद है हमारी गेट टुगेदर हुई थी, आपने आप एक मेंशन किया था कि आपकी बॉन्डिंग जो आपके बैचमेट्स के साथ कैसे हुई, कि कैसे आपके घर से सामान आता था तो खा के चले जाते थे। वो एक सर जस्ट वो मेंशन कीजिए कैसे। ओके, सो एक्चुअली क्या था ना कि सिंस आई वाज आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र एंड दैट ट्रेनिंग सेंटर वाज देयर नियर टू खपोली इन महाराष्ट्र इटसेल्फ। एंड क्या हुआ था कि हमारा जब इंटरव्यूज वगैरह हुआ था एंड सिलेक्शन, उसके बीच में काफ़ी बड़ा लंबा गैप था। तो उस गैप में क्या हुआ, मेरा शादी हो गया मई में, एंड मैं अगस्त में ज्वाइन किया। तो एक 2-3 महीना ही मिला मुझे, ज़्यादा नहीं मिला घर में ना। तो क्या हुआ फिर, देन पेरेंट्स को लगता था कि यार मिलने जाना चाहिए एक बार ना, ऐसे बीच बीच में। तो क्या होता था, वो आ जाते थे। तो पहले बार तो आए, उन्होंने देखा इतने सारे यंग लड़के हैं, इनका खाने पीने का कैसा होता होगा मैनेज, इतनी एक्सरसाइज करते हैं, कैसे होगा। तो उन्होंने पहले तो छोटा मोटा कुछ बना के लाया था घर से, तो वो तो देखते ही ख़त्म हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेके जाएंगे। तो ऐसा एक 5 लीटर का कैन होता है, उसमें क्या करते थे मेरे मम्मी ने, उसमें गुलाब जामुन बना के लेकर आए। बाकी पे और बहुत सारी चीज़ें थी, बट वो गुलाब जामुन वाला खास करके किस्सा मैं बताता हूँ। सो अभी क्या होता था, हमारा नीचे घर है एंड देन बाजू में सारे हम एक ही जगह पे सब रहते थे, अलग अलग क्वार्टर्स में। तो उन्होंने देखा कि अच्छा अंकल आंटी आए। तो हमारे बाजू में जो ब्लॉक था वो था, वहाँ पे रहता था बलवंत, प्रसून और प्रशांत एंड मैथ्यूज़, एंड सामने में दीपक तनवाल एंड अदर लोग रहते थे। तो दीपक क्या जल्दी फटाक से तैयार होके वो रेडी रहता है, बलवंत का भी वैसे ही था। तो दीपक आएगा, बोलेगा हाँ अंकल आंटी पैर भी छुएगा, देन बोलेगा क्या लाया खाने के लिए। तो उनको पता था, तो उन्होंने वो रख दिया कैन, एंड दिस हैपेंड एवरी टाइम। तो उन्होंने कैन रखा, तो उसने देखा अच्छा ये है हमारे लिए लाया है, बोले हाँ आप लोगों के लिए, सबके लिए लाया है। ठीक है। तो उसने ऐसा हाथ डाला, जितने हाथ में बैठते मुंह में, दूसरा हाथ डाला, फिर ये हाथ डाला और चला। उतने में बलवंती देखता है, वो भी आके वैसे ही, बाकी लोग आने तक तो सब खत्म। तो बोले सब, हमारा बीके सिंह वगैरह है, वो थोड़ा शाई टाइप है, थोड़ा एकदम ऐसा थोड़ा झिझकता है, मैं ऐसा कैसे करूँ ना ऐसा टाइप्स। तो वो थोड़ा देखते देखते वो थोड़ा बोलता है इसमें तो कुछ भी नहीं बचा। बोला चाशनी बचा है। तो चाशनी बचा है, बोला हाँ मैं थोड़ी चाशनी पीऊंगा। तो उतने में ये फिर से आके वो चाशनी भी पी के चले गए। एंड दैट आई मीन दैट इज अ रियली, मेरे पेरेंट्स आज भी याद करते हैं कि कैसे करते थे ना ये लोग, इनको कुछ नहीं था मीन्स ऐसा कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कोई लिमिटेशंस, कोई नथिंग, देयर वाज फाउंडेशन नहीं थी कोई, राइट। मेरे पेरेंट्स है या मेरे लिए है या हमारा ही है, ऐसा मीन्स देयर इज नो लिमिटेशंस, देयर इज नो बाउंड्री, नथिंग। सो इट वाज वेरी ओपन एंड वेरी फ्री एंड फ्रैंक एनवायरनमेंट था आपस में, एंड कोई झिझक नहीं था, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। तो बहुत अच्छा बॉन्डिंग हुआ एक्चुअली। झगड़े भी हुए, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ बहुत ही हैप्पी वाले ही सारे मोमेंट्स थे, झगड़े भी हुए। और झगड़े भी होते हैं, मेरे ख्याल से हर बैच में होते हैं, होने भी चाहिए। बिकॉज वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपना लाइफ ना वो ईसीजी के ग्राफ के जैसा है, राइट, अप डाउन होते रहना चाहिए। सही बात है, तभी आदमी को कुछ चीजों की इंपॉर्टेंस पता चलती है जब लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं। और किसी और एक थंब रूल हमारे इसमें ऐसा होता था कि कैप्टन साहब बोलता था कि 1 फॉर ऑल फॉर 1। एक गलती करेगा सारे सजा हकदार है, तो कोई नहीं छूटेगा, सबको सजा लेनी है उसके लिए। तो ऐसा होता था। अभी कमाल ठाकुर, ही वाज लाइक दैट टाइम 80
प्लस वेट था उसका, अच्छा, एकदम हेवी हाइटेड। और कुछ मुकुंद गावड़े हमारा, वो उसको बहुत सोता था वो क्लासरूम में। और उसमें क्या होता था कि वो सो रहा है बट उसका इंटेलेक्चुअल लेवल इज like superb, actually superb in the sense he's deep in sleep. Something is being taught there and the teacher will ask like क्या बोला मैंने अभी, इसका क्या है, तो ये फटक से टक 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 बोल देगा। अच्छा जी। और हम बोलते थे अरे तो सो रहा था इसको कैसे पता। तो इसको when that he was like that, he was very intellectual, बट अगेन टफ भी उतना ही था, बिकॉज उसको पनिशमेंट में कमल ठाकुर को उसके कंधे पे बिठा के उसको बोला उसको स्कॉट्स मारने के लिए। अरे कंटिन्यूड, वो डर रहा है बेड के ऊपर और ये मार रहा है एंड दैट टू द 26 फ्लोर का बालकनी में, जो कि बाहर के साइड में पूरा खाली है। वो जैसे ऊपर जाता था वो कट्टे के ऊपर ये हिलना शुरू हो जाता है कि ये गिरा ना दे, लाइक दैट। और उसमें चल रहा है एंड ही यूज्ड टू डू दैट। और ये पनिशमेंट देने वाले भी बोलते थे यार इसको कुछ भी दे दो, ये कुछ भी कर सकता है, इसको चलो छोड़ो बाहर, अंदर आ जाओ, लाइक दैट। सो दैट इज हाउ द अप्स एंड डाउन्स वर देयर एक्चुअली। मींस ऐसा कुछ नहीं था कि पूरा एकदम पैर से सब कुछ नहीं, वो होता है सर, हर बैच में होता है, हर बैच में झगड़े होते हैं और आज भी होते हैं। हाँ, आप एक बार इकट्ठे हो जाओ, जैसे आप गेट टुगेदर में जाते हो तो लास्ट में पहले दिन सब अच्छा रहता है, तो लास्ट दिन कुछ ना कुछ झगड़ा होना ही है। एंड सबको पता है कि हर एक का टेम्परामेंट क्या है, बिकॉज वो जो हमने तो 9 months वी स्पेंड टुगेदर। 9 months अभी तो बहुत छोटी कर दिया, अभी तो 3 months का कुछ हुआ है, 4 months 3 months, बट हमारा 9 months का था बिकॉज फर्स्ट बैच था, तो हमारे लिए वो बहुत सारी चीजें नई थी ना, तो वो बनना था डॉक्यूमेंट्स या उनका क्या प्रोसेस है आगे, क्या कहाँ पूरा फ्रेमवर्क डेवलप करना था उस वजह से। एंड स्लोली दे वर मूविंग एक्चुअली लुकिंग एट, बिकॉज उनका क्या था, इसके पीछे मेन जो है पन्नू साहब तो थे ही, बट अगेन वीवी भट्ट वाज अ ग्रुप प्रेसिडेंट HR फॉर रिलायंस RIL, तो उनका भी इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो उनका ये कहना था कि अगर ये बैच सक्सेसफुल हुआ तो देन वी कैन हैव अदर बैचेस, अगर ये फेल हो गए तो फिर बंद। सो वो भी था उनका, सो वो भी कंडीशन, तो वो प्रेशर आप लोग के पे भी था? प्रेशर खैर अभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो था, बट हम लोग बिंदास थे, मीन्स हमें तो एंड थे सारे, एंड जिस तरह का हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल था काफ़ी टाइट था, उसमें हमें टाइम ही नहीं मिलता था किसी चीज़ के लिए। उसमें बहुत सारे, अभी आपने पूछा था कि कैसा माहौल था वहाँ पे, तो 1-2-3 किस्से मैं बताऊँगा। एक तो कैंटीन वाला, और कैंटीन था हमारे लिए, कैंटीन इन द सेंस एक GT हॉस्टल है, हॉस्टल में उधर ही एक कैंटीन है, वो कैंटीन में हमें जाके खाना खाना है। तो सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच एंड रात का डिनर, और 4 बजे का इवनिंग स्नैक्स हमारे लिए उधर ही वाटर टैंक में आता था। तो उसमें ऐसा होता था, लंच के लिए तो कोई नहीं था वहाँ पे, हम थे, बट डिनर के लिए वो GT का एक बैच था हमारे साथ में ज्वाइन हुआ था, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, वो भी थे वहाँ पे। तो उसमें क्या होता है कि शुरू में तो आई मीन हमारा तो ऐसा एक्सरसाइज ये वो है, तो डाइट सबका बढ़ा हुआ है, सब स्पोर्ट्समैन है, खाने पीने में कोई शर्म नहीं है। सो जो कैंटीन है उसका किचन है, किचन का एंट्री पॉइंट है, उसके सामने टेबल्स लगे हैं, तो हमारा जगह वही है, हम और कहीं नहीं बैठते, हम उसी दरवाजे के सामने बैठते हैं। दरवाजे के में जैसे आएगा सीधा इधर सर्व करने का। सब्जियां तो है इधर बाहर रखी है, बट रोटी आती है अंदर से। तो रोटी ऐसा बंडल लेकर आएगा वो इधर ही टेबल पे, किधर नहीं जाएगा, और देखते खत्म। तो बाकी टेबल जो पीछे वाले हैं, जिसमें ये GTs खास करके बैठते थे, उनको मिल ही नहीं रहा है रोटी। तो उन्होंने कंप्लेन कर दिया कि ये क्या है, ये मीन्स हमें रोटी नहीं मिलता है, हम बैठे रहते हैं, हमें खाना नहीं मिल रहा है इनकी वजह से। तो कुछ करो। तो देन हमारे टाइमिंग्स अलग अलग कर दिए, फिर हाँ आप इतने बजे से इतने बजे तक जाओगे, इसके बाद में ये लोग जाएंगे, ऐसा टाइप्स करके वो शुरू करना पड़ा, बिकॉज दैट वाज अ मजबूरी। सेम स्टोरी हमारे साथ भी। अच्छा, हम 7 लोग पास आउट के बाद, जब आपका वो अलग अलग आपको साइट अलॉट की जाती है, तो हमें वडोदरा मिली थी, वडोदरा मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन। हम 7 लोग गए थे वहाँ पे। तो जब सुबह मॉर्निंग में, शाम को तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब सुबह मॉर्निंग जब जाते थे, सबका टाइम होता है पंच इन करने का, टाइम से ऑफिस 8 साढ़े 8 बजे ऑफिस पहुँचने। हम लोग 7 जने लोग जाके
कैंटीन में बैठ जाना उधर। गेस्ट हाउस था, अम्बा गेस्ट हाउस, 7 जने बैठे हुए हैं, कभी आलू पूरी बन रही है, कभी पराठे बन रहे हैं, तो इधर किधर जाए ना, बाकी सब GT और जो बाकी जो एम्प्लॉइज़ आए हैं तो दूसरी साइड से आते थे काम के लिए या किसी ऑडिट वगैरह के लिए, उनको कुछ मिलता नहीं था। हाँ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4-5 दिन हो गया, ऐसे लगातार करते हुए कंप्लेंट कर दिया हमारे बॉस को, अपना संदीप मोहित्रा साहब थे शायद उस टाइम पे हमारे HOD। तो हमें उस टाइम पे अंडरलाइन कर दिया कि 4 पूरी से ज़्यादा नहीं देनी है। अरे बाप रे। हाँ, अच्छा। पर नए नए ट्रेनिंग से गए थे तो भूख लगती थी, लगती है। तो फिर लोग अपने घर में कुछ, कोई रूम में वो हीटर लेके आया, कोई इंडक्शन लेके आया, तो वही खुद अपना बनाते थे। हमारे साथ जब हम फर्स्ट टाइम जामनगर में पोस्ट हुए, सारे के सारे आ गए, एंड PG में क्या था, पातालगंगा में हमारा जो साइट मीन्स जहाँ ट्रेनिंग सेंटर में वी वर पार्ट ऑफ RIL पातालगंगा साइट। ओके शुरू में तो वहाँ का सिस्टम ये था कि वहाँ 1-1 रुपए का कूपन मिलते थे, लंच, डिनर एंड स्नैक्स और ब्रेकफास्ट भी। तो वो कूपन हमें मिलते थे, सो उस कूपन को हम यूज़ करते थे। वहाँ पे फ्री खाने का हमें आदत है। अब सेम चीज़ इन्होंने क्या किया, कंटिन्यू किया कि अच्छा उधर भी उनको फ्री मिलता था, तो इधर जामनगर में आए तो जामनगर में भी हम इनको फ्री देंगे, कुछ महीनों के लिए हम दे देंगे, ऐसा टाइप्स। हम वहाँ पे गए तो 1 महीना भर पूरा सबने खाना खा लिया। फिर वो जो कैंटीन वाला है वो अपना बिल बना के ठाकुर साहब के पास लेके गया। ठाकुर साहब ने देखा, अमाउंट देखा, बोला ये गलत है, चेक करा के आ जाए। तो वो गया, बोलता नहीं सर ये गलत नहीं है, सही है। बोलता नहीं फिर चेक करा के आ जाए एक बार। वो बाहर गया, फिर वेट किया, उसने फिर से दोबारा टैली करके फिर वापस आया, बोलता सर गलत नहीं है, सही है, यही है बिल। तो बिल देखा, तुरंत बोल दिया इनका खाना बंद कर दो, अपना अपना सब खाएंगे। बोले ये साल भर का जितना बजट था इन्होंने 1 ही महीने में खा लिया। सो वो दैट वाज द स्टेट एक्चुअली, यू नो। सो बट अगेन उसके बाद में फिर हमने काफ़ी अच्छी दोस्ती कर ली वो कैंटीन वालों से, और उनसे फिर वो अच्छा खाना मिलने लग गया। अदरवाइज वहाँ पे क्या था ना, मीठा खाना होता था, हर चीज़ में शुगर है, हर चीज़ में गुड़ है, खाना है, तो मीठा होता है तो कोई खा नहीं पा रहा था। मीन्स देन इसलिए फिर वो कुछ एक सऊदीनी कैंटीन मुझे अच्छी तरह से याद है, अभी वो कैंटीन अभी है नहीं, पता नहीं, बट वो लड़का मुंबई का था, और उसके कुक भी थोड़ा सा दे नो कि कैसे नॉर्थ इंडियन वो खाना मिक्स वैसे कैसे बनाए, तो वो बनाने लग गए। फिर देन हमारा थोड़ा गुजारा हो गया उसमें। फिर देन अभी जब ट्रेनिंग के दौरान क्या होता था कि लाइक मैंने जब जैसे बोला कि वो रूल था 1 for all for one। सो हमारे जो ट्रेनर थे कैप्टन राजेश जी के, ही वॉज वेरी वेरी टैलेंटेड गाय, वेरी स्मार्ट एक्चुअली, ना। सो वो अपना कुछ MBA का कोर्स कर रहा था फाइनेंस में से। सो क्या होता था कि दिन भर हमारे साथ में कुछ ना कुछ एक्टिविटी चल रही है, देन वो रात भर पढ़ाई करते हैं। अच्छा। हाँ, तो कुछ हो गया तो एक पनिशमेंट का एक तरीका था उनका। वो बोलेंगे कि ठीक है, अपने अपने शूज़, बेल्ट, वो सब ब्रासो करके इंस्पेक्शन के लिए लेकर आना है, यूनिफॉर्म पूरा सेटअप करके। उनका जो एक मंदिर के पास में एक उधर नीचे ही उनका ये था, फ्लैट था, हाँ। वहाँ पे वो लाइनअप करना है हमने। फिर वो आएंगे, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते आएंगे, देखेंगे और बोलेंगे अच्छा नहीं ये देखो इसमें कुछ दाग है, इसको ठीक से किया नहीं, जाओ वापस। फिर बोलेंगे 1 घंटे के बाद में फिर वापस आओ। तो रात भर चल रहा है ऐसे। तो शुरू में तो हमें लगा कि यार ये सीरियसली हो रहा है। फिर हमने बोला कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। कि देन हमने क्या किया, फिर एक बार पॉलिश कर दिया, लाइनअप कर दिया, उन्होंने चेक किया ये खराब है, फिर उधर ही मंदिर में जाके सो जाते थे। फिर उधर का सिक्योरिटी गार्ड को बोलते थे कि भाई, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता था रात में, तो उसको बोलते थे 1 घंटे के बाद उठाना। तो फिर वो उठाता था, फिर हम जाते थे वही सेम वही कुछ नहीं करते थे, सेम लेआउट करते थे। फिर नेक्स्ट टाइम किसी और का गलती है, तो हमें वो समझ गया था पैटर्न। हाँ, तो वैसे भी चलता था। तो रात भर चक्कर मारे, फिर सुबह 5 बजे बोलेंगे को कि 6 o'clock फॉल इन फॉर PT। पूरी रात तो ये परेड चली है हमारी। एंड जनरली वो होता था सैटरडे इवनिंग को, बिकॉज संडे फिर सब सोते रहे चुपचाप, कोई बाहर नहीं भागेगा, कोई पास नहीं मांगेगा ऑन ऑल दैट। सो वो दोज आर लाइक प्लानिंग टैक्टिक्स टू होल्ड पीपल, ऐसा। तो
ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती थी। ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग है, एंड काफ़ी कुछ होता था इसमें। सर अपना बताइए, कहाँ पे पोस्टिंग रही आपकी रिलायंस में? मेरा फर्स्ट पोस्टिंग एक 3 मंथ का एक इन्होंने क्या किया था, रोटेशन रखा था, एक्सपोजर टू ऑल द साइट्स। ऐसा शुरू में पहली बार उन्होंने ऐसा सोचा कि ऐसा करेंगे, तो मुझे 3 महीने के लिए, मैं हजीरा में था, सूरत में रहते थे हम, और हजीरा साइट प्लांट में काम करने के लिए जाते थे। तो वहाँ 3 महीने हम रहे, और वहाँ का एक्सपोजर भी बहुत अलग था। वहाँ का एक अलग अपना सिस्टम था। वहाँ एकदम बिल्कुल ऐसा लगा कि मैंने फ़ौज ही ज्वाइन किया है। अच्छा। हाँ, बिकॉज वहाँ पे पूरा फ़ौजी माहौल था, पूरा सेम टाइप का डिसिप्लिन एंड हायरार्की एंड एवरीथिंग वाज लाइक दैट, वेरी फॉर्मल, वेरी वेरी फॉर्मल। आप गॉगल भी नहीं पहन सकते थे, ऐसा अच्छा। था। ओह यार, जामनगर में तो पूरा टशन था लोगों के। वो तो बाद में हुआ, बट वहाँ पे आप गॉगल नहीं पहन सकते थे ड्यूटी पे। और या फिर कोई सीनियर है सामने और कोई आ रहा है सामने से सीनियर, तो आप गॉगल पहन के सामने नहीं जा सकते हो। यू हैव टू रिमूव दैट एंड देन यू हैव टू गो। वो इतना फॉर्मल था सब कुछ। तो वो माहौल और था। फिर वहाँ से हम 3 महीने के बाद में फिर हमें जामनगर भेजा गया, बिकॉज वहाँ पे रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गया था, बिकॉज कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था रिफाइनरी का। लॉट ऑफ मैन पावर वाज रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पे लेबर का हेड काउंट बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। इन लैक्स पीपल वर देयर। व्हीकल मूवमेंट्स, मटेरियल मूवमेंट्स, लेबर मूवमेंट वाज ह्यूज एक्चुअली। एंड कुछ रॉइड्स वगैरह भी हुए थे, कुछ झगड़े हुए, कुछ ना कुछ पंगे होते थे, एक्सीडेंट्स होते थे, तो लोग चाहिए थे वहाँ पे। तो क्या हुआ, फिर उन्होंने वो जो रोटेशन था वो बंद कर दिया, एंड देन एवरीबडी पुल्ड बैक टू जामनगर, एंड देन फिर वहीं पे हमने कंटिन्यू किया। तो उसके भी काफ़ी सारे किस्से हैं। हम लोगों को गाड़ी चलाने तो आता नहीं था। काफ़ी सारे थे जिनके पास लाइसेंस भी नहीं था। मेरे पास में भी खुद के पास लाइसेंस नहीं था। बट दो देयर वाज अ ड्राइवर ऑन द व्हीकल, बट स्टिल वी यूज्ड टू से कि नहीं चलो साहब थोड़ा बैठने दो। तो साहब को भी क्या है, रात में उनको भी सोने के लिए मिलता है, हम अपना गाड़ी चला रहे, ऐसा भी होता है। तो हम सीख रहे हैं गाड़ी। काफ़ी सारे लोगों ने स्ट्रीट लाइट पोल में घुसा दिया गाड़ी। कुछ लोगों ने, क्योंकि नींद आते नाते ठोक दिया, है ना। कुछ लोगों ने समझ में नहीं आया, और वो समंदर का वो क्रिक रहता है ना, क्रिक के अंदर उतार दिया, क्रेन से निकालना पड़ा, ऑल दैट। सो वो सब हुआ, एंड एवरी टाइम देयर वाज अ इंस्ट्रक्शन कि लाइक नो ऑफिसर विल ड्राइव व्हीकल, लेकिन मानते कोई नहीं, बट स्टिल वो हो जाता था। पनिशमेंट देते थे, बहुत कुछ होता था, बट देन क्या है ना कि हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। तो कभी कभी थोड़ा, बिकॉज दैट वाज अनदर रिक्वायरमेंट एक्चुअली, कि सडनली कुछ ऐसा टाइम सिचुएशन होता है जिसमें यू हैव टू रश, एंड गाड़ी है, ड्राइवर नहीं है, तो फिर आपको लेके जाना है। ऐसा भी होता था, तो वो जरूरी भी था, इसलिए भी वो इग्नोर करते थे। बट वो कंट्रोल थोड़ा सा इसलिए कर देते कि ये एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से, अदरवाइज वहाँ जाके हमने सीखा गाड़ियाँ। बट अगेन तो जो वहाँ पे भी हमने ये देखा कि जो यूनिफॉर्म का जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी वहाँ पे हमने देखा, बिकॉज सफारी खास करके इतना फेमस था। लोग 2 तरीके से देखते थे, एक तो पुलिसिंग करते हैं, दूसरा ये हेल्प के लिए कहीं भी हाजिर है, कुछ भी होता है तो इनको भरोसा करना है। लेकिन सर ऐसे मतलब एक अफवाह थी पहले, आई डोंट नो कि कितना सच है कितना झूठ है, कि जब रिफाइनरी बन रही थी तो उस टाइम पे ऐसे बोलते थे कि सफारी वाले आएंगे तो ये क्या जो 2 काम कर रहे हैं, कुछ एक्सीडेंट हो गया तो ये एक बड़ा सा पाइप उसके अंदर डाल देते और ये बह जाते समुद्र में लोग। नहीं, वो लेबर्स उस तरह से बोलते थे, बिकॉज नॉट सफारी वाले तो यू विल नॉट बिलीव दैट, वो पुलिस वाले खाकी वर्दी देख के वो पत्थर ज़्यादा मारते थे, और सफारी वाला देख के चुप बैठ देते। अच्छा, उल्टा था। और हम लोग, कई सारे हमारे में से ऐसे ऑफिसर्स थे, वो डायरेक्टली दे यूज्ड टू गो एंड टॉक टू देम, दे नेगोशिएट थिंग्स एंड ऑल दैट। बहुत सारा उनका बहुत ट्रस्ट था, बिकॉज हम लोग, मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग जब काम कर रहे थे ना, लाइक सी, हम आज की डेट में हम बोलते हैं इमोशनल सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, we used to do that time, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको हम बात करते हैं, एम्पैथी जिसको हम एम्पैथी की बात कर रहे थे। और उस टाइम पे हम वो प्रैक्टिकली, बिकॉज हमें दिखता था कि अगर हम इसके साथ में इसको दोस्त बना के अगर नहीं रखेंगे, राइट, तो ऐसा सिचुएशन भी आएगा जहाँ पे यही मेरे को बचाएगा, करेक्ट, यही निकालेगा यहाँ से।
और ऐसे सिचुएशन आए थे, काफ़ी सारे लोगों के लाइफ में आए थे, और उन्होंने लोगों ने बचाया भी उनको, बिकॉज वी वर वेरी सपोर्टिव, कोऑपरेटिव, एंड वी यूज्ड टू हेल्प देम। तो वो मैं शुरू में जब बोल रहा था कि ये जो कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आया ही है रिलायंस से। ओके। पहले ऐसी सिक्योरिटी का एक सपोर्ट फंक्शन करके सारे के सारे उसको कंसिडर करते थे। आज भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशन में सपोर्ट फंक्शन ही है, सपोर्ट फंक्शन है, बट अगेन इट्स अ लाइक वी कैन से कॉस्ट सेंटर, राइट, where you are only spending, nothing is recovered, but they are not seeing the positive aspect of those things. हाँ, so वो है। so यही चीज़ रिलायंस से हमने सीखी कि नहीं, ये सिर्फ कॉस्ट सेंटर नहीं है। और रिलायंस में उन्होंने एक्नॉलेज भी किया। जब मुझे अच्छी तरह से याद है, हम लोग जब ज्वाइन हुए थे तो ये जो RGSS वाला कॉन्सेप्ट है एंड NCC कैडेट्स को रिक्रूट करने का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज मीन्स दैट डे पन्नू साहब बता रहे थे कि ये इवन धीरूभाई, the same thing was discussed with Dhirubhai, and he accepted that yes, we want to have this kind of force with us who can do anything, correct. If there is a shutdown in a plant, these people should go and work there. Absolutely. They should run that plant. ऐसा एक पैरेलल वर्कफोर्स बनाने का उसके पीछे का एक ये था। और हम जो BCP आज हम बात करते हैं, वो BCP उन्होंने बहुत पहले सोचा था। अब BCP नॉट बिकॉज ऑफ एनी डिजास्टर, बिकॉज ऑफ एनी मैन मेड प्रॉब्लम्स एक्चुअली। सो उस टाइम पे हमने काफी सारे प्लांट्स में जाके काम किया है। हाँ, बताते हैं शायद कौन बलवंत सर बता रहे, कौन बताते हैं। हाँ, हमने हमारे मतलब फोकलिफ्ट ऑपरेट किया है, जितना भी पैकेजिंग वाला काम होता था हमने पूरा किया है। पूरा 100%, लाइक पूरा पैकेजिंग से लेके ट्रांसपोर्टिंग एंड लोडिंग इनटू द व्हीकल्स, ऑपरेटिंग फोर्कलिफ्ट्स, बहुत सारे काम। इवन वो धागा लगाने का काम भी हमने किया है पॉलिस्टर में जिसमें बॉबिन बनता है ना, पूरा धागा बनता है, वो पूरा वो सब सारा काम किया, पूरा कंप्लीट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड प्रोडक्ट। So that complete cycle we have worked in that different areas. उस टाइम पे रेजिस्टेंस था, मीन्स वो वर्कर्स खास करके उनको लगता था कि ये हमारा नौकरी खा जाएगी। बट हमारा शुरू में वैसा था, उनका हमारा झगड़ा होता था, काफ़ी झगड़े हुए, 2-3 बार झगड़े हुए, बड़े झगड़े हुए, मीन जिसमें कि इट वाज एस्केलेटेड टू हाईएस्ट लेवल। आई मीन एक दूसरे के सामने आए थे ऐसे। अच्छा, हाँ, बस मारने की नौबत तक आ गई थी, लेकिन हाथापात नहीं आ गई थी, बट हुआ नहीं, लकीली नहीं हुआ, अच्छा हुआ। उसके बाद में हमें टास्क दिया गया कि यू हैव टू मेक फ्रेंड्स, आई मीन ऑल दीज वर्कर्स, यू हैव टू मेक फ्रेंड्स एंड यू हैव टू आल्सो बी गुड विद देम एंड सी हाउ यू कैन ब्रीच दैट गैप एक्चुअली व्हाटएवर यू हैव क्रिएटेड, एंड बी अ गुड फ्रेंड्स एक्चुअली वेयर दे कैन ट्रस्ट यू, करेक्ट। इतना अच्छा मीन्स फ्रेंडशिप बनाना है उनके साथ, एंड दैट वाज द टास्क, एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज हमने अभी झगड़े किए और उसके बाद में उन्हीं के साथ में हमें फ्रेंडशिप करनी है। एंड नहीं, ओवर द पीरियड वो था, लाइक इमीडिएट नहीं था, बट ओवर द पीरियड था, एंड देयर वर इवन टुडे देयर आर सो मेनी पीपल, दे रिमेंबर अस, दे आर इन कॉन्टैक्ट, दे कीप शेयरिंग मैसेजेस, है ना। सो वो है, अभी भी है वो। सो वो एक बहुत बड़ा चेंज था हमारे लिए, बहुत बड़ा चेंज था, और वो आगे जाके हमें बहुत काम में भी आया। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, लेबर्स के साथ में हमारा जो बॉन्ड हमने जो शेयर किया, उनको हेल्प करना, वो करना, वो वहीं से आया। वो ट्रेनिंग में ही हमने वो सारी चीज़ें सीखी कि झगड़ा नहीं करना है, हमने उसके फ्रेंडशिप करना है, और उसका फ़ायदा बहुत सारे तरीके से आपको मिलेगा। सो वो वहीं से सीखा एक्चुअली। तो सर अभी आपने बताया जो आपने लर्निंग की है, और उसके बाद आपने जैसे फर्स्ट आपने शुरू किया जेट एयरवेज से, फिर रिलायंस में, उसके बाद आप टाटा में गए, उसके बाद अभी आप एज अ डायरेक्टर फिडलिटी सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टिगेशंस का आप हेड कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी योर एंटायर जर्नी टिल हेयर, एंड हाउ डू यू गाइड द पीपल, जो नई जनरेशन, जो नए बैचेस आ रहे हैं बेसिकली। अभी आपने देखा होगा रिसेंट में ना, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी स्विच कर रहे हैं, नंबर 1, एंड अभी जाते हैं 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर दूसरा चेंज कर लेते हैं। तो दिस इज वन थिंग, हाउ दिस विल हेल्प
I mean your entire journey, how this will help the new generation which is coming up, कि उनकी प्रोग्रेशन में कैसे हेल्प कर सकती है और उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. लाइक अभी सिक्योरिटी के बहुत सारे फील्ड्स हो गए हैं, एक फिजिकल सिक्योरिटी, इन्वेस्टिगेशन हो गया, देन साइबर सिक्योरिटी अलग निकल के आ गया, फिर इन्वेस्टिगेशन के भी अभी ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखे होंगे अलग ही वर्टिकल बन रहा है स्पेसिफिक, जिसको हम व्हाट यू कॉल इज थ्रेट एनालिस्ट. अच्छा, ओके, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन, जीआई जिसको बोलते हैं, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन काइंड ऑफ थिंग्स. अलग अलग नेम है. हाउ डू यू अपने एक्सपीरियंस को कैसे देखते हैं अभी तक यहाँ तक जब आए हैं, और नई आने वाले जनरेशन को आप क्या मैसेज देंगे? ओके, हाँ, सो आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एक्चुअली. सो कैसे है ना, देखो, ये सबके लिए बहुत नया फील्ड है एक्चुअली, खास करके हम जैसे यंगस्टर्स के लिए. जो कल्चरली और ट्रेडिशनली क्या हुआ है कि जो डिफेंस सर्विसेज वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्विसेज वाले हैं, दे आर लाइक दे चूज दिस पाथ, corporate security wala path, specifically. For us, we never thought of going into security field and working like this actually, ना. पता नहीं था पहले उस कॉन्सेप्ट का, कुछ था ही नहीं पता था. और दूसरा, हमारे लिए उतने वो चॉइसेस भी नहीं थे, ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास अवेलेबल. राइट. बट अभी ये रिलायंस जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, इनको देख के देयर आर मेनी अदर ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव स्टार्टेड दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स. लाइक विप्रो में भी उन्होंने हमारा जब देखने के बाद में उन्होंने भी ऐसा एक शुरू किया बैचेस. वेदांता है. देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस दे लाइक दैट. सो उसमें क्या हुआ कि एक तो जो लीडरशिप है अक्रॉस इंडिया और अक्रॉस इंडस्ट्री, दे हैव सीन दैट देयर इज अ पोटेंशियल and someone need to tap that actually. Right. So that is where then and that is what thankfully Reliance, they thought first and they started executing on that specifically. So वो अच्छा हुआ हमारे लिए, because उसमें एक क्या हुआ कि अभी आज की डेट हम देखेंगे 400-500 कम से कम एग्जीक्यूटिव जो बाहर होंगे, ऑलरेडी पास आउट होके काम कर रहे हैं. आउटसाइड रिलायंस उतने ही अंदर है. सो 1,200-2,000 लोग अभी रिलायंस ने एक प्रोफेशनली उनको तैयार किया एक्चुअली, नो. सो वो जो and that has started from scratch basically. Absolutely. एक रॉ प्रोडक्ट आपके पास में आपने उसको ऐसा नर्चर किया जिसको ये एक उसने अपना करियर बना लिया उसको. एंड एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बाहर आता है एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग आउट लाइक अच्छा एक्सप्लोरिंग देयर ऑप्शंस आउटसाइड. बट देन वो ये भी देखते हैं कि अच्छा हमने क्या सीखा है और हम यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे भी वो जा रहे हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज आपके पास एक बना बनाया प्रोडक्ट आपको मिला है and you can immediately start taking results out of it actually, you know. So वो एक बहुत बड़ा advantage है being a RGSS cadet. Correct. When you go out, that is one. Another thing you said, very quickly people start moving here and there. Earlier जैसे पहले क्या होता है कि अपने पास एक रिस्ट्रिक्शन रहता था, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट कर, पता नहीं आपके टाइम पे हमारे टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट 5 साल तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे, मतलब आपको दूसरे किसी जैसे एसएसबी वगैरह में जाना है तो देयर इज अ डिफरेंट थिंग, बट यू विल नॉट गेट दोस थिंग्स. हमारे टाइम पे ऐसा कोई अट्रैक्शन वगैरह रोकने के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह हमारे टाइम पे ऐसा कुछ जमा नहीं किया था. मे बी बाद में लोग छोड़ रहे हैं और बहुत जल्दी छोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने शुरू किया होगा नया कॉन्सेप्ट. बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था. बट स्टिल क्या होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन एनी टेक्निकल पीपल एंड नॉन टेक्निकल में. ओके. टेक्निकल में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है डे टू डे. एवरी डे देयर इज अ समथिंग इज न्यू इज कमिंग अप, राइट. सो यू हैव टू बी अपडेटेड एवरी डे एवरी टाइम on that technology. So if you are moving quickly from one organization to another, you are upgrading yourself. So that goes in advantage of you, right, being a technical person. But for non-technical person, it is a disadvantage. Okay. Because मेरे लिए उस ऑर्गेनाइजेशन में रह के वहाँ का कल्चर के साथ में अडॉप्ट करके वहाँ की पॉलिसीज प्रोसीजर्स उसको मुझे अडॉप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसको अच्छी तरह से समझना है, नर्चर करना है, उसके लिए टाइम लगता है. Absolutely. ऐसे इमीडिएटली 1 साल में 2 साल में नहीं होता है. आई स्पेंट समवेयर अराउंड 12 years in Reliance
7 years in Tata Communications. Now here in Fidelity 6 years. Okay. So अभी भी मैं समझ रहा हूँ organization. Every time there is a new challenge or new things. Yeah, so location change होता है, circumstances change होते हैं, तो your risk is changing. Absolutely. So वो समझना बहुत important है. तो आप अगर जल्दी मूव करोगे तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं होगी. तो वो एक बहुत कच्चा घड़ा टाइप हम बोल सकते हैं उसको. तो वो it's a dangerous for that individual and whoever is hiring. क्योंकि हम समझते हैं कि अच्छा नहीं, इसको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन काम किया और हमारे लिए ये बहुत कुछ दे के जाएगा, बट नहीं होगा ऐसे. बिकॉज सर जितनी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया उसने कहाँ पे 3 महीने, कहीं पे 6 महीने के, वो तो एटलीस्ट 6 महीने तो आपको ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में लग जाता है. उसके बाद आप कुछ डिलीवर कर पाते हो. करेक्ट. सो थैंक यू सर. अब हम एंड की तरफ आ चुके हैं अपने इस पॉडकास्ट के लिए. पहली बात तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला, हमें दिया है. और जो भी आपने अभी तक एक्सपीरियंस अपना शेयर किया है, आई होप दैट कि जितनी भी हमारी ऑडियंस अभी देख रही है या देखेगी इस पॉडकास्ट को, इट विल डेफिनेटली उनके जो प्रोग्रेशन में उसको हेल्प करेगा. ओके. वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर कंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट कि व्हाट एडवाइस यू विल गिव टू all the security professionals, specifically for the civilians who are in this field. I'm not talking about the RGS specifically, but as a general. So what advice you will give how they can grow more in their career, like looking into the aspect of the changing environment in the risk field. कि जैसे नए रिस्क अभी हमारे पास आ रहे हैं, अब जैसे पेंडेमिक आया है और भी कुछ आ रहा है, और फिजिकल सिक्योरिटी का जो एक बोल सकते हैं कि जो एक पूरा ढांचा है वो किस डायरेक्शन में भी मूव होगा. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा ये, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये जितने भी यंगस्टर्स है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि दे शुड नॉट बी स्टिकिंग टू वन पर्टिकुलर स्किल सेट्स. राइट. लाइक इफ यू कैन जस्ट इलैबोरेट. हाँ, सो दे हैव टू इवॉल्व. सो हम ये नहीं बोल सकते कि मैं फिजिकल सिक्योरिटी ही करूँगा. ओके. नहीं, ऐसा नहीं चलेगा. बिकॉज फिजिकल सिक्योरिटी इज नॉट ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट. देर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी, राइट, स्पेसिफिकली. एंड फिजिकल सिक्योरिटी के साथ में आपका इन्वेस्टिगेशंस आता है, सिक्योरिटी ऑटोमेशन आता है, या आपका थ्रेट एनालिसिस आता है ना, जो कि डिसरप्टिव इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं आपके आसपास में, तो उसको मॉनिटरिंग एंड उसका राइट टाइम पे एक इम्पैक्ट एनालिसिस निकाल के देना, एंड उसके ऊपर एडवांस में ही आप डिसीजन लेते हो जिससे आप बिजनेस इम्पैक्ट रिड्यूस कर सकते हो. Right. ये मेनली important is we have to see, as a security professional, we have to see that how I am enabling business, basically. So these are the aspects actually. So you have to work in different, you have to explore in these areas specifically. So you have to keep doing that. And it is very, it's very fragile sort of thing. So, you have to continuously, you have to keep looking for new in this. So, ऐसा नहीं है कि आपने CPP सर्टिफिकेशन कर दिया तो आप परफेक्ट हो गए. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो CPP सर्टिफिकेशन, वो सिलेबस है, वो पूरा US बेस्ड है. US में आप अगर काम कर रहे हो तो वो 100% एप्लीकेबल है, बट इंडिया में नहीं चलेगा 100%. आपको यहाँ के हिसाब से आपको अपने जो है एक्शंस को मॉडिफाई करना पड़ेगा. राइट. एंड दैट इज वन. अनदर थिंग इज यू हैव टू हैव अ गुड नेटवर्किंग एक्चुअली. सो ये नेटवर्किंग इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्या होता है, देखो आपके पास ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you gain a lot of knowledge. Yeah. But again, you don't know, you know about your organization or that industry specifically, but you don't know what is happening in other organizations, correct, in other industries. So that networking will help you to know what are the best practices being followed other side actually. So if you come to know that, you can also try, because you have to always keep in mind that how I can challenge that status quo. Right, absolutely. So, and that this networking helps.
Networking helps in the enhancing your knowledge. Right. Networking helps for your better opportunities outside of your organization in any other organizations. That is also helps, and you have to support each other actually in this case. So I just wanted to mention here for our viewers, networking not only help you to get a job, it definitely helps you in other aspects also, like acquiring knowledge, education के नई चीजें क्या आ रही हैं और नया concept या organizations क्या adopt कर रही हैं. So I'll tell you my own example. Whenever there is something new is coming up which is going to impact our business directly or indirectly, we go back to the other experts in the professional community, and we ask that specific question, and they give their inputs. Those inputs helps me to build my processes, policies, or take a right decision, informed decision rather, in advance. And definitely it will help the standardization across all the industries of same process kind of thing. Absolutely, yeah. So it's very important to be on top of everything actually, have control of yourself. थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमारे लिए और इतना अच्छा जो आपने एक कंटेंट हमारे व्यूअर्स के लिए दिया ताकि वो इसको देख के और अपने लाइफ में कुछ नया, डेफिनेटली दे विल अचीव समथिंग while growing, by making networking and all those things. Just last question before we conclude, that what are the platforms where the people can do the networking? Can you just so I see there are two very good platforms. One is university. There may be some forums, security professional forums, OSAC or ASIS. And OSAC, I just wanted to mention that sir is the chapter chair for Bangalore. I was till a couple of months back. I have handed over that baton to one of the RGS's member, to whom, sir, right now? Anubhav Mishra from Dell. Oh, he is the new chapter chair right now. New chapter chair now. Okay. I was not aware. So ASIS is also there. Then if you go to Pune, there is a Pune security professional group there. Right. So these, I mean, you just somehow you connect with them and start connecting, attending those seminars, meetings, participate in that. You can yourself go and approach them for participating on a panel discussion, or you want to bring up some topic to share something to the security professional community. You can do that. Right. So have that proactive approach in it, and just connect with people. Those are and people are very friendly. They keep accepting you and everybody for that matter, and they are very open to share any best practices with anybody, barring any confidential information and company names and all that. But they share actually. So I have not found any difficulties in reaching out to people and getting some inputs on those things actually. So thank you sir. ये पहले पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही फ्यूचर में बहुत सारे पॉडकास्ट भी करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, ताकि कि जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं या और भी जो लीडर्स हैं इंडस्ट्री में, it will help them to understand the concepts and things like that. Yeah, sure. All the best to you. Thank you sir.